मैं डॉक्टर शिखा। आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे ब्लॉक 3 के यूनिट 7 और 8 लोकतंत्र से मैं शुरुआत करूँगी। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी नगर क्षेत्रों से आया, जिसकी चर्चा हमने अपने पहले ब्लॉक के 2 खंडों में की, जब हम राजनीति क्या है, राजनीति का या राजनीतिक विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, हमने इसकी चर्चा की थी। यूनानी नगर राज्यों से लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट राजनीति विज्ञान में लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द आता है 2 शब्दों से, जो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, डेमोस एंड क्रेशिया। तो डेमोस का अर्थ है लोग, क्रेशिया का अर्थ है शक्ति संरचना या किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कैसी आधारभूत संरचना है जिसमें शक्ति का विभाजन किया गया है। तो डेमोक्रेसी बेसिकली या अगर मूलतः हम कहें तो डेमोक्रेसी एक साधन है कि किस प्रकार राज्य में शक्ति संरचना और लोगों के अ, उत्थान को आयाम दिए जाएँ या लोगों के उत्थान को अर्थ दिए जाएँ। डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लोकतंत्र, लोगों से बना हुआ तंत्र या लोगों की सहभागिता पर आधारित तंत्र। जब हम लोकतंत्र की बात करूँगी, जे.एस. मिल ने अपनी कृति कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1861 में आई थी, उसमें लगभग 3 महत्वों पर जोर दिया है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? उसका पहला कारण है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसका और किसके प्रति? तो किसी भी शासन व्यवस्था में 2 भाग होते हैं, पहला शासित वर्ग और दूसरा वो वर्ग जो शासन करता है या जिसे हमने सत्ता दी है, जिसे हमने शक्ति दी है। तो जब शासन करने वाले उत्तरदायी हों शासित वर्ग के प्रति, तो मिल कहते हैं कि ये लोकतंत्र से बेहतर किसी और शक्ति संरचना में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मिल का मानना है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र में लोगों के प्रति शासन शासन करने वाले वर्ग का उत्तरदायित्व लगातार बना रहता है। वो प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि वे दोबारा सत्ता में आने के इच्छुक हैं या वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये कारण हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं अ, लोगों के झुकाव या लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए। लोगों की अपेक्षाओं को नीति का रूप देने के लिए, लोगों की अपेक्षाओं को राज्य के माध्यम से पूर्ण करने के लिए। दूसरा कारण जो मिल बताते हैं या जो मिल कहते हैं कि लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, मिल कहते हैं कि लोकतंत्र एक मौका देता है बहुत सारे विचारों या विचारों की विविधताओं को प्रोत्साहित करने का। मिल के लिए ये विचारों की विविधताएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने आपको पिछले से पिछले संभाग में ये समझाया था जब हम मिल की बात कर रहे थे, और मिल एक बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक इस विविधता को प्रोत्साहित ही नहीं करता बल्कि लोकमत के निर्माण में बहुत सहायक है। तो जो मैं दूसरा महत्व मिल के संदर्भ में आपको समझा रही थी, उसमें मिल कहते हैं कि ये विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासन करने वाला वर्ग अपने आप में इतना समर्थ नहीं होगा या सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे मत या इतनी विविधताएँ मतों में, अपेक्षाओं में, आकांक्षाओं में राज्य का सदस्य होने के कारण शासन करने वाले वर्ग तक पहुँचे। तो उसमें से जो सर्वोत्तम मत होगा, उसे शासन करने वाला वर्ग अपनाएगा और उसे नीति का स्वरूप प्रदान करेगा। तीसरा कारण जो मिल बताते हैं कि लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र चरित्र निर्माण में सहायक होता है। अब आप कहेंगे कि चरित्र निर्माण का लोकतंत्र से क्या लेना-देना? बड़ा छोटा-सा उदाहरण है। जब हमारे इलेक्शंस करीब आते हैं, तो आप देखेंगे कि इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ कैम्पेनिंग करती हैं, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज़ कैनवैसिंग करती हैं, वो आपको बताएँगी कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है या अडानी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था या महँगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है या हम किस देश के साथ हम लड़ रहे हैं या चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया या पाकिस्तान में भूकंप आया या टर्की में अभी भूकंप आया या पाकिस्तान किस तरीके की आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और वो कैसे हम तक पहुँच सकती है या श्रीलंका में अभी-अभी जो आर्थिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न हुई, वो कैसे भारत को प्रभावित करेगी। हम अखबार पढ़ें या ना पढ़ें, हम
टीवी देखें या ना देखें, हम इस विषय को बहुत फ़ॉलो करें या ना करें, फिर भी इलेक्शन के समय या मीडिया के माध्यम से अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये सारी खबरें हम तक पहुँच रही हैं। मिल का कहना है कि कहीं न कहीं ये जो राजनैतिक संरचना है, जिसे लोकतंत्र बढ़ावा देता है, उसमें ये विचारों की विविधता, कहीं न कहीं ये सारी खबरें, ये सारे न्यूज़, ये सारे तथ्य जो विभिन्न स्रोतों से हम तक पहुँच रहे हैं, इसमें हमारे लोकमत, हमारा ओपिनियन, हमारा मत उस विषय में बनाने में सहायक होता है। कहीं न कहीं ये हमें एजुकेट भी कर रहा है, हमें शिक्षित भी कर रहा है इन विभिन्न विषयों के प्रति। दूसरा उदाहरण जो मेरी इस बात को और आप तक समझाने का या आपको समझाने का प्रयास करेगा, कोविड के दौरान आपने देखा कि एक फ़ोन कॉल मिलाने पर भी आपको एक मैसेज सुनना पड़ रहा था कि कोविड के दौरान आप बार-बार अपना हाथ धोएँ। कोविड से बचने के लिए या उसके संक्रमण से बचने के लिए आप दूरी बनाकर रखें। आप अगर बाज़ार में कुछ सामान खरीदने गए हैं, तो आप जो गोले बनाए गए हैं, उनमें खड़े हों। दूसरे व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाएँ, अगर आपको छींक आ रही है, तो आप अपने मुँह को कवर करें। तो ये सारी वो बातें हैं जो आपको शिक्षित कर रही थी, किसके माध्यम से? क्योंकि लोकतंत्र एक लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देता है, सर्वहित की कामना पर आधारित है और सर्वहित की ज़िम्मेदारी किस पर है? राज्य पर है, क्योंकि राज्य आपका पिता है। अगर कानूनी रूप से हम ये बात कहें, तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन, पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन। पेरेंट्स शब्द आता है पैरेंट, पैरेंट मतलब अभिभावक। सो अभिभावक, तो आपका सबसे बड़ा अभिभावक कौन है? राज्य। तो राज्य क्योंकि आपका अभिभावक है, तो आपका हित और अहित दोनों राज्य की ज़िम्मेदारी है। आपका अहित ना होने पाए और आपका बेहतर हित राज्य कैसे करे, आपका बेहतर कल्याण राज्य कैसे सुनिश्चित करे। मिल वहाँ से इस बात को जोड़ते हैं और मिल कहते हैं कि लोकतंत्र कहीं न कहीं सर्व कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है और इस नींव में चरित्र निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक तीसरा एग्ज़ाम्पल मैं आप दूँगी, ये तो बड़े सकारात्मक एग्ज़ाम्पल थे, कोविड पैंडेमिक के अलावा। तीसरा एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी कि आप वोट किसको करें या आप वोट करने ज़रूर जाएँ। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, तो आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 1 दिन की छुट्टी इसलिए नहीं मिली कि आप घर पर बैठें और विश्राम करें। आपको ये अवकाश इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग आप तार्किकता के आधार पर करें। तार्किकता के आधार पर अर्थात आप ये सोच समझ कर अपना वोट दें कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा-लिखा है, कितना सहायक होगा आपके कल्याण में, कितना सहायक होगा राज्य की उन्नति में, कितना सहायक होगा वो आपके राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में। तो ये वो पैमाने हैं जिनके आधार पर आप अपने वोट को निर्धारित करें। तो ये क्या है लोकमत की धारणा या लोकमत का निर्माण और वो लोकमत शिक्षित लोकमत हो, इसके लिए मिल कहते हैं कि कहीं न कहीं लोकतंत्र सबसे प्रभावशाली राजनैतिक संरचना है या सबसे प्रभावशाली शक्ति संरचना है। तो ये थे मिल। अब जब मैं लोकतंत्र की बात करती हूँ, तो आप ये समझ गए होंगे कि लोकतंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं या पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं। लोकतंत्र में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब मैं यूनानी क्षेत्रों की बात कर रही हूँ, तो यूनानी क्षेत्र या यूनानी नगर राज्य उस समय की बात करते हैं जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र यानी कि लोगों की सहभागिता पर आधारित राजनैतिक संरचना या शक्ति संरचना। जब मैं लोगों की सहभागिता पर आधारित शक्ति संरचना की बात करती हूँ और यूनानी नगर राज्यों की बात करती हूँ, तो मैंने पहले भी रोम का ज़िक्र किया था। मैंने पहले भी रोम और इजिप्ट के बीच जो द्वंद्व था, उसका ज़िक्र किया था। जब मैं यूनानी नगर राज्यों की बात करती हूँ, तो वहाँ पर अब देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर लोकतंत्र समानता पर आधारित नहीं था। समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनैतिक समानता या स्वतंत्रता, ये अवधारणाएँ हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। जब मैं लोकतंत्र में इन अवधारणाओं की बात करती हूँ, तो इन अवधारणाओं के बीच हम सामंजस्य या बैलेंस कैसे स्थापित करेंगे, ये अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है। जैसे कि जब मैं यूनानी नगर राज्यों की बात करती हूँ, तो यूनानी नगर राज्यों में महिलाओं
दासों और अप्रवासियों। अप्रवासियों यानी कि जो आपके नगर राज्य से नहीं हैं, जो पलायन कर आए हैं, या वे ट्रेडर्स या व्यापारी जो कुछ समय के लिए आपके नगर राज्य में हैं, या वो टूरिस्ट या वो विदेशी जो आपके राज्य में आए और बस गए, या वो विदेशी जो आपके नगर राज्य में आए हैं और फिर वो वापस चले जाएँगे। तो अप्रवासी, अप्रवासी मतलब जो आपके राज्य में प्रवास नहीं करते हैं या परमानेंटली आपके राज्य में नहीं रहते हैं। स्लेव्स, स्लेव्स वो लोग हो सकते हैं जो युद्ध में हार गए। स्लेव्स हो सकते हैं जैसे कि अगर आपने प्लेटो को जब आप पढ़ेंगे तो पाश्चात्य राजनीति पॉलिटिकल थियरी में, राजनीतिक विज्ञान में प्लेटो एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। और प्लेटो ने ये माना कि हम जन्म से ही समान नहीं हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से हम सभी समान नहीं हैं। हम में से बौद्धिक रूप से कुछ ज़्यादा अग्रणी हो सकते हैं, ज़्यादा सामर्थ्यवान हो सकते हैं, कुछ कम। और प्लेटो ने माना कि कुछ लोग खेती करने के लिए ही बने हैं, जबकि कुछ लोग राजा बनने के लिए बने हैं। यानी कि अगर मैं इसको कौटिल्य या चाणक्य, आप लोगों के बीच में आजकल बहुत लोकप्रिय है, उनकी बात करें और उसको मैं प्लेटो से तुलना अगर उसकी करूँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना है, जिसे कौटिल्य ने राजा के रूप में खड़ा किया और वहाँ पे एक मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंशावली की शुरुआत भारतीय इतिहास में हुई और उसकी नींव रखी। उसी प्रकार मैं मैकियावेली को पढ़ूँ या मैं अगर प्लेटो को पढ़ूँ, तो प्लेटो का भी यही मानना है कि हम या हर व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति नेता नहीं हो सकता। कुछ प्राकृतिक गुण हैं जिसके साथ हम जन्म लेते हैं और वो प्राकृतिक गुण हमें नेता बनने में मदद करते हैं। सिमिलरली प्लेटो का मानना है कि हम सभी क्योंकि प्राकृतिक रूप से समान नहीं हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से बेहतर हैं, कुछ लोग बौद्धिक रूप से ज़्यादा सामर्थ्यवान होंगे, कुछ लोग व्यापार करने के लिए ही जन्मे हैं। हम बोलते हैं ना आजकल एप्टीट्यूड, जब हम बोलते हैं कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाएँगे या आजकल आप स्पेशली अगर आप डिफेंस का, पुलिस का, आर्मी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि आपके दिमाग का रुझान किस तरफ है। आपकी प्राकृतिक बौद्धिक क्षमता क्या है? लॉजिकल रीज़निंग, क्या आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं? तार्किकता का आपका क्या लेवल है? क्या आप किसी गिवन सिचुएशन में या किसी परिस्थिति में तुरंत निर्णय ले सकते हैं अथवा नहीं? क्या आप डर जाते हैं या आप कितना शक्ति प्रदर्शन का सामर्थ्य रखते हैं? तो ये सारे वो पैमाने हैं जो अलग-अलग व्यवसायों के लिए जिनकी ज़रूरत है और जिनके आधार पर हम तय करते हैं कि आपका व्यवसाय क्या होगा या आपको राज्य में क्या भूमिका प्रदान की जाए। सिमिलरली या इसी प्रकार प्लेटो ने फिलॉसफर किंग की अवधारणा रखी। फिलॉसफर किंग बेसिकली राजा, कौन राजा बनेगा? तो उन्होंने कहा कि राजा वो होगा जो माया से परे हो, जिसे ना सत्ता चाहिए हो, ना शक्ति, जिसे ना माया चाहिए हो, ना पैसा रुपया चाहिए हो और जो ना संबंधों से प्रभावित होता हो। अगर आप कौटिल्य को याद करें तो कौटिल्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में या उस परिप्रेक्ष्य में लगभग इसी प्रकार की अवधारणा रखते हैं। तो जब मैं समानता की बात करती हूँ और इन विचारकों को पढ़ती हूँ, तो ये विचारक ये मानकर चलते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम सभी समान नहीं हैं। अब मैं जब लोकतंत्र में समानता की इस अवधारणा को रखती हूँ, तो यूनानी नगर राज्यों में पारंपरिक रूप से इसी अवधारणा को माना गया। वहाँ माना गया कि महिलाएँ इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक हैं, तो महिलाएँ क्योंकि पुरुषों की पूरक हैं, इसीलिए महिलाओं की राजनैतिक प्रतिक्रिया या राजनैतिक प्रक्रियाओं में, प्रोसीजर्स में कोई भागीदारी नहीं रहेगी। स्लेव्स या जब मैं दास की बात करती हूँ, तो दास तो क्योंकि बौद्धिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, अप्रवासी क्योंकि वो आपके राज्य के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे या वफ़ादार नहीं रहेंगे, तो उनकी सहभागिता भी राजनीतिक प्रक्रिया में वांछनीय नहीं है। तो इस आधार पर महिलाओं को अप्रवासियों को और दासों को इस राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखा गया। अब मैं जब यूनानी नगर राज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करती हूँ या लोकतांत्रिक संरचना की बात करती हूँ, तो वहाँ पर अगर आप याद करें तो उस समय की जनसंख्या बहुत कम थी। मैं पहले ही कह रही हूँ ये नगर राज्य हैं। नगर राज्य मतलब आपके आज के नगरों से भी बहुत कम जनसंख्या। जनसंख्या बहुत कम थी। शासित वर्ग और शासन करने वाला वर्ग दोनों ही बहुत छोटा वर्ग है।
अगर आप हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को याद करें, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन, हड़प्पा की सभ्यता को अगर याद करें, तो वहाँ पर भी एक एम्फी थिएटर नुमा जगह है, जहाँ पर सीढ़ी नुमा बैठने की व्यवस्था की गई है और बीच में एक स्टेज है। उस स्टेज पर लगभग सभी निर्णय लिए जाते थे या वहाँ पर हमने ये माना कि पारंपरिक कार्यक्रम होते रहे होंगे। इसी प्रकार की एम्फी थिएटर की व्यवस्था यूनानी नगर राज्यों के इतिहास में पाई गई है। सभी पुरुष वर्ग दासों को छोड़कर वहाँ एकत्रित होते थे और जो भी निर्णय नगर राज्य से संबंधित थे, वो वहाँ पर वोट के आधार पर लिए जाते थे या सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते थे। अर्थात अगर रोम को इजिप्ट पर आक्रमण करना है या रोम में टैक्सेशन प्रणाली क्या होगी या कर व्यवस्था क्या होगी या कितना कर एकत्रित किया जाएगा, तो ये सभी निर्णय या किसका कर माफ़ किया जाएगा या कौन-सा नया कानून बनाया जाएगा, कौन-सा नया नियम बनाया जाएगा, ये सभी निर्णय नगर राज्य की इस एम्फी थिएटर नुमा व्यवस्था में या बैठने की जो व्यवस्था थी, वहाँ पर लिए जाते थे। और तो और अगला शासक कौन होगा, ये निर्णय भी यहाँ बैठकर सर्वसम्मति से लिए जाते थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि सभी की सहभागिता के आधार पर ये राजनैतिक निर्णय लिए जाते थे और एक बार ये राजनैतिक निर्णय ले लिए जाते थे, तो वो सभी पर समान रूप से बाध्य होते थे या सभी को वो निर्णय मानने पड़ेंगे। तो ये तो हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें हर व्यक्ति की सहभागिता है। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रही हूँ, महिलाओं, दासों और अप्रवासियों को छोड़कर ये वो व्यवस्था थी जहाँ पर सभी उस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा थे। ये लोग एक्टिवली या सक्रिय रूप से सहभागिता निभा रहे थे। यानी कि हर व्यक्ति को वहाँ इन निर्णयों के विरोध करने का भी उतना ही अधिकार था, जितना कि अपनी कंसेंट या अपनी सहमति देने की सुविधा या अपॉर्च्युनिटी अवसर था। ये बहुत पुरानी बात है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल था या अगर हम अपने परंपरागत शासन प्रणालियों को देखें, महाभारत, रामायण में आपने देखा होगा कि राजा के लिए एक कुर्सी लगी है और वहीं पर सभा की व्यवस्था की गई है या आप मुगल साम्राज्य में देखें तो राजा एक ऊँचे सिंहासन पर बैठा है और बाकी सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बट जब हम भारतीय परंपरा में राजा या इस तरीके की सभाओं या मुगल शासन के समय इस सभा को देखते हैं तो वहाँ पे यूनानी नगर राज्य का प्रत्यक्ष लोकतंत्र लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बदल चुका था। जब मैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रही हूँ और अब आप इसको भारत से कंपेयर कीजिए। भारत की संख्या या जनसंख्या लगभग 1.21 यानी 1.21 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में एक शासित वर्ग शासन करने वालों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कर पाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है। आप विश्व के किसी भी राज्य को लें, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि आप प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति की सहभागिता राजनैतिक प्रक्रिया, राजनैतिक संरचना में सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे। तो हमने इसके लिए क्या तरीका ढूँढा? हमने कहा कि ठीक है, हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, यानी लोकतंत्र है। मेरी सहभागिता उतनी ही सक्रिय होगी क्योंकि मैं नागरिक हूँ, जितनी कि किसी और नागरिक की। हम सभी प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और ये प्रतिनिधि हमारे मत के आधार पर आगे शासन करने वाले वर्ग का चुनाव करेंगे। यानी कि शासन करने वाला वर्ग मेरे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। इसका उदाहरण मैं भारतीय लोकतंत्र से आपको दूँगी। जैसे कि अब अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूँ जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनाव आपने और मैंने डायरेक्टली नहीं किया। हमने नहीं तय किया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमने अपने-अपने प्रतिनिधियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुना और ये सभी प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बनकर लोकसभा में गए। जब वे लोकसभा में पहुँचे, तो वहाँ पर जिस भी दल की जो भी दल बहुमत में था, जिस भी दल के पास मेजॉरिटी या बहुमत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, एमपीज़ थे, उन्होंने ये तय किया कि उनका नेता कौन होगा और उन्होंने क्योंकि ये पहले से तय किया था कि उनका नेता
मोदी जी होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी बने, राइट? तो हमने मोदी जी का चुनाव प्रधानमंत्री के तौर पर डायरेक्टली नहीं किया। मोदी बनारस से लड़े, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि बहुमत से चुनी हुई सरकार या लोकसभा में हमारे चुने गए प्रतिनिधियों ने क्योंकि बहुमत से चुना कि हम अपना नेता मोदी जी को मानते हैं, तो उन्हें हमने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। अर्थात हमने अप्रत्यक्ष रूप से अपने नेता का चुनाव किया, राइट? ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर सभी लोग डायरेक्टली राष्ट्रपति को भी चुने और प्रधानमंत्री को भी चुने और अपने हर प्रतिनिधि को भी चुने, तो ये तो बड़ा महँगा चुनाव हो जाएगा। दूसरा, इसमें बहुत समय लगेगा। इतने सारे वोट आप कैसे गिनेंगे? तीसरा, आप कहेंगे कि मैम ये किया जा सकता है, ये एक डिबेट भी है कि क्यों ना हम कई देशों में होता है, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब कई बार जब मैं ये विषय अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है कि मैम अमेरिका में हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली चुनते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि अमेरिका जैसे देश में भी जहाँ प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक सरकार का हम चुनाव करते हैं, वहाँ पर भी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। वहाँ पर भी इलेक्टोरल बोर्ड की व्यवस्था की गई है। इलेक्टोरल कॉलेज जिसे हर व्यक्ति डायरेक्टली या डायरेक्ट वोटिंग तो करता है, प्रत्यक्ष रूप से अपना मत तो देता है, पर ये मत डायरेक्टली प्रेसिडेंट के नाम पर ना होकर उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जो अंततः इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनेंगे और राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे या हमारे राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। एंड इलेक्टोरल कॉलेज तक पहुँचने के बाद ये प्रतिनिधि ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस आधार पर इन्हें चुना, ये उसी प्रत्याशी के लिए अपना मत दें। कई बार ये भी देखा गया है कि मैंने जिस प्रत्याशी को अपना वोट दिया, वो इलेक्टोरल कॉलेज में जाकर बदल जाता है और वो विपक्ष के प्रत्याशी के लिए अपना मतदान करता है। तो वहाँ पर भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो कहने के लिए वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्ट है या प्रत्यक्ष है, पर वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चयन अंततः करता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे आप चीन की बात करें या आप अमेरिका की बात करें या भारत की बात करें या कोरिया जैसे देशों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अब आप कहेंगे कि कोरिया तो लोकतंत्र नहीं है, बट हम उसे लोकतंत्र इसलिए कहेंगे क्योंकि कोरिया कहता है कि मैं लोकतंत्र हूँ। रूस की अगर हम बात करें, पाकिस्तान कहता है कि मैं लोकतंत्र हूँ। हाँ, हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक लोकतंत्र है, हम कोरिया के लिए कहेंगे कि वो एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। पर क्योंकि वहाँ की कानूनी व्यवस्था में या वहाँ के संविधान में लोकतंत्र शब्द को महत्व दिया गया है, तो हम उसे लोकतंत्र ही मानेंगे। यहाँ से मैं अपने अ, दूसरे प्रकार पर जाती हूँ या तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रही हूँ। अभी तक हमने 2 विषयों पर चर्चा की। पहला, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र का महत्व क्या है? जिसमें मैंने मिल की अवधारणा की बात की। यहाँ पर एक छोटी-सी बात मैं और जोड़ूँगी। अगर हम अ, कंटेम्परेरी थिंकर्स में बात करें तो अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा और अमर्त्य सेन ने तो ये भी कथन दिया है कि जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ कभी अकाल नहीं होगा। अकाल या किसी भी तरह की महामारी, किसी भी तरह की विषमता उस राज्य में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अमर्त्य सेन का मानना है कि शासन करने वाला वर्ग शासित वर्ग के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेगा। अगर वो उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को नीतियों में समाहित नहीं करेंगे, तो वो अगली बार या आने वाले समय में सत्ता का अनुभव या सत्ता को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे या सत्ता में पुनः नहीं आ पाएँगे। तो कहीं न कहीं ये व्यवस्था इस तरह से है कि लोगों के प्रति शासन करने वाले वर्ग का और लोगों का या लोगों की सहभागिता इस शक्ति संरचना में परस्पर या निरंतर बनी रहती है या बनी रहेगी। और इसीलिए अमर्त्य सेन का मानना है कि जहाँ लोकतंत्र होगा उस राज्य में कभी विषमता बहुत लंबे समय तक रहेगी ही नहीं। क्योंकि जैसे परिस्थिति बदलेगी, लोगों की अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ बदलेंगी और शासन करने वाले वर्ग को अपनी पद्धति, अपनी प्राथमिकताओं में भी बदलाव करने पड़ेंगे। चरित्र निर्माण, ये मैंने आपको समझाया कि लोकतंत्र शिक्षण या शिक्षा का भी एक साधन है। वो आपको आने वाली विषमताओं, परिस्थितियों, देश-विदेश की जानकारी, महामारी के विषय में आपकी तैयारी या किस प्रकार आप बेहतर प्राथमिकताओं
को का चयन कर सकते हैं, इस विषय में हमें शिक्षित करता है, हम सभी को शिक्षित करता है। दूसरा जो पड़ाव था जिसमें मैंने आपसे चर्चा की कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, तो स्विट्ज़रलैंड में आज भी आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखते हैं। मैं फिर से आपको वही बात कहूँगी, अगर आप इस देश को देखें, तो भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा नहीं है। बहुत छोटी जनसंख्या है और इसके बावजूद वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनानी नगर राज्यों की भाँति नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहाँ पर कई प्रकार के टूल्स हैं या कई प्रकार की प्रणालियाँ हैं, जिनको अपनाया गया है। जैसे कि वहाँ पर आप इससे बड़ा प्रभावित भी होंगे, पर आप ये भी समझिएगा कि भारत जैसी संकल्पना में इस तरह के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम अपना नहीं सकते। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में 2-3 बातें हैं। प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, अ, ये वो माध्यम हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ अपनाया गया है। जैसे कि वहाँ पर प्रावधान है कि एक बार जब मैं अपना प्रतिनिधि चुन लेती हूँ और मान लीजिए 5 साल के उस कार्यकाल में मैं उस प्रतिनिधि के काम से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग उसे 5 साल की इस अवधि से पहले वापस बुला सकते हैं और उसके स्थान पर किसी और का चयन करके उसे लोकसभा में भेज सकते हैं। भारत में क्या ऐसा संभव है? अगर भारत में हम इस प्रकार की प्रणाली अपनाएँगे तो बहुत खर्चा होगा, बहुत व्यय होगा, सरकार का बहुत सारा पैसा इसमें जाएगा। दूसरी बात, फिर से एक चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि संवैधानिक रूप से भारत में चुनाव की ज़िम्मेदारी हमने इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसके लिए बहुत सारे केंद्रीय अधिकारियों को बुलाया जाता है। एक प्रणाली है, ईवीएस मशीन्स आएँगी, आपके बहुत सारे ईवीएम मशीन्स आएँगी, बहुत सारे आपके स्कूल कॉलेज के टीचर्स, बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति उस समय के लिए इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए की जाएगी। तो अपने आप में ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इतनी बड़ी जनसंख्या इसे और जटिल बनाती है। स्विट्ज़रलैंड छोटी जनसंख्या है, वहाँ पे ऐसा करना आसान है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में राजनीति व्यवसाय नहीं है। यानी कि अगर वहाँ पर आप देखेंगे तो राजनीति पैसे कमाने का साधन नहीं है या राजनीति आय का साधन नहीं है। यानी कि वहाँ पर अगर मैं राजनीति में हूँ, तो मुझे वहाँ से कोई आय नहीं होगी। अगर एज़ अ टीचर यानी मैं शिक्षक होने के नाते अगर आज चाहती हूँ कि मैं अ, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँ, तो मैं टीचर रहते हुए ऐसा कर सकती हूँ। पर भारत में ये संभव नहीं है। भारत में राजनीति अपने आप में 24/7 यानी रात-दिन का अपना एक व्यवसाय है, जिसमें समर्पण के साथ आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में तो व्यापक हो सकती है, वहाँ पे कारगर हो सकती है। पर बाकी अलग देशों में या बाकी अन्य देशों में, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिकल्पना या कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा दूसरा पड़ाव। अब हम तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करती हूँ, तो यहाँ पर तीसरी बात है, लोकतंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना? जब मैं लोकतंत्र के प्रकारों की बात करती हूँ, तो इसमें एक और कथन आता है जिसमें हम बात करते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की, यानी कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र। ये टर्म्स या ये थोड़ा-सा आप इसको यहाँ समझ लीजिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र इस बात पर बल देता है कि हमने किन प्रक्रियाओं की स्थापना की है कि हम लोकतंत्र को प्रभावशाली रूप से या व्यापक रूप से प्राप्त कर सकें या स्थापित कर सकें। जब मैं प्रक्रियाओं की बात करती हूँ और अगर हम भारत की बात करें या ज़्यादातर देशों की बात करें, तो प्रक्रियाओं में सबसे पहले चुनाव चुनाव क्योंकि चुनाव हमें अधिकार देता है कि हमारे पास अवसर हों और उन अवसरों या उन विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प चुनने का अवसर हमारे पास हो। चुनाव से जुड़ी हुई एक छोटी-सी अवधारणा है नागरिकता। नागरिकता जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रही थी, मौलिक अधिकारों के बारे में आपसे चर्चा की और जब मैं राज्य की अवधारणा के विषय में आपसे चर्चा कर रही थी, मैंने आपसे ये साझा किया था कि हमने अधिकारों को राज्य के परिप्रेक्ष्य में विकसित किया है। हम अधिकार माँगते हैं राज्य से और राज्य के विरुद्ध
और मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक नकारात्मक और एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। जब हम नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं या आप भारत में मौलिक अधिकारों की संकल्पना देखें, तो हम कहते हैं कि स्टेट शैल नॉट, राज्य नहीं करेगा क्या भेदभाव, किस आधार पर? लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, मेरे जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर। कब? किस चीज़ में नहीं करेगा भेदभाव? उन अवसरों में जो राज्य प्रदान कर सकता है सभी लोगों को। तो क्या राज्य सभी को समान अवसर प्रदान करेगा? या ये अवसर किसी आधार पर डिफरेंशिएट करेंगे या फ़र्क करेंगे लोगों के बीच? तो हमने कहा कि कुछ अधिकार नागरिकों के लिए एक्सक्लूसिव होंगे जो सिर्फ़ नागरिकों को मिलेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति बनने का अधिकार। तो आपने देखा होगा कि आप अमेरिका देखें या आप भारत को देखें, क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो हमने कहा नहीं, आप जन्म से भारतीय होने चाहिए, आप जन्म से अमेरिकी होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो हर व्यक्ति शासन करने वाले वर्ग के शीर्ष शिखर पर नहीं पहुँच पाएगा। तो नागरिकता एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बना इस लोकतांत्रिक प्रणाली का। चुनाव चुनाव क्योंकि हम अवसर प्रदान करेंगे अपने नागरिकों को या इस राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कि वो बेहतर विकल्प चुन पाएँ या सर्वोत्तम विकल्प चुन पाएँ। अवसर कौन से? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो 3 तरह के अवसर। तीसरा आधार, हमने कहा कि क्या कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि कल को अधिनायक तंत्र आ जाए या अधिनायकवाद आ जाए, कुलीन तंत्र हो। ज़रूरी नहीं कि लोकतंत्र अपने प्योर फॉर्म में या अपने शुद्ध स्वरूप में हमेशा सर्वाइव करेगा। जैसे कि जब हम अरस्तू की परिकल्पना पढ़ रहे थे तो हमने ये चर्चा की थी। ये भी हो सकता है कि जैसे कि जब हम आपको परेटो की अगर मैं बात करूँ, परेटो, मॉस्का, मिशेल, इन्होंने एक कुलीन तंत्र या कुलीन लोकतंत्र की अवधारणा दी। कुलीन लोकतंत्र का अर्थ है, इनका मानना था कि आप किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना करें, कहीं न कहीं शासन करने वाला वर्ग धीरे-धीरे सत्ता और समृद्धि या सत्ता और संसाधनों का संचय इस प्रकार करता है कि वह लगातार सत्ता में बना रहता है या उसे सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वही बात है जैसे कि हो सकता है हम ये बात करें कि हम किसी भी देश का उदाहरण लें, उन देशों में शासन करने वाला वर्ग लगभग कुछ चुने हुए परिवार हैं और उन परिवारों में ये शासन प्रणाली या ये सत्ता सीमित रह गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि राजनैतिक रूप से वो समृद्ध हो गए या वो प्रक्रियाओं में निपुण हो गए। उन्हें पता है कि इलेक्शन कैसे जीतना है या उन्होंने इस सत्ता का हस्तांतरण अपने परिवार में ही किया। आप अगर भारत का मैं उदाहरण लूँ, इसको आप अन्यथा ना लें, बट अगर मैं भारत का ही उदाहरण लूँ, तो भारत में ही पारंपरिक रूप से कई परिवार हैं जो सत्ता में रहे हैं। चाहे मैं यूपी का उदाहरण लूँ या मैं दक्षिण भारत का उदाहरण लूँ या केंद्रीय सरकार का उदाहरण लूँ। तो परेटो, मिशेल या मॉस्का जैसे विचारकों ने कहा कि कहीं न कहीं ये लोकतंत्र तो था, हम हमेशा से चयन कर रहे थे। पर धीरे-धीरे हमारे सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस मतलब हमारे अंतर में मन में या हमारे लोकमत में ये कुछ परिवार या ये कुछ व्यक्ति इतना हावी हो गए कि उनके अलावा हम किसी और विकल्प को चुन ही नहीं पाए या लोगों ने चुना ही नहीं या लोगों को कोई और विकल्प बहुत महत्वपूर्ण लगा ही नहीं। जैसे कि जब मैं भारत में ग्रैनविल ऑस्टिन एक विचारक हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास का बहुत सुंदर एनालिसिस किया है। और अगर आप शुरुआती विचारकों को देखें या भारतीय स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को देखें तो ये माना जाता है कि लगभग 1 दशक तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस ही सरकार थी और सरकार ही कांग्रेस थी। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस का कितना प्रभाव था, सिर्फ़ एक राजनैतिक दल के रूप में नहीं, एक राजनैतिक समूह के रूप में या विचारधारा के रूप में ही नहीं, बल्कि कुछ कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटीज़ के रूप में भी, कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्वों के रूप में भी। और अगर आप देखें तो इसी तरह आप साम्यवादी देशों को देखें, आप अमेरिका को देखें जो एक आधुनिक
आधुनिक लोकतंत्र है, या आप किसी भी राज्य को देखें, चीन को आप देखें, प्रभावशाली व्यक्तित्व इतिहास को और शक्ति संरचना या आपकी राजनैतिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं, लोकमत को प्रभावित करते हैं, इन विकल्पों को, राजनैतिक विकल्पों को प्रभावित करते हैं। तो चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। जब मैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की बात करती हूँ, ये व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो जब मैं भारत की बात करती हूँ या ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों की बात करती हूँ, तो हमने संविधान की स्थापना की है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी राज्य का सर्वोच्च कानून, यानी कि आज प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी हो, सत्ता में कोई भी आए या जाए, अंततः कानून सर्वोपरि रहेगा। यानी कि सत्ता में मैं प्रधानमंत्री हूँ या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, या आने वाले प्रधानमंत्री जो भी होंगे, प्रधानमंत्री किन दायित्वों का निर्वहन करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये बहुत भली-भाँति आपके संविधान में वर्णित हैं। इनके बियॉन्ड या इनके आगे या इनके विपरीत इसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। तो विधि का शासन, प्रक्रियाएँ, तो जब हमने लोकतंत्र की स्थापना की तो ये प्रक्रियाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। मैं चाहे परेटो, मिशेल या मॉस्का जिनकी मैं बात कर रही थी, जिन्होंने कहा कि एक कुलीन तंत्र की स्थापना कहीं न कहीं होती है। हम कैसे भी लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र का शुद्ध स्वरूप नहीं रहता है, वो कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो ही जाएगा। अगर मैं नारीवादी संगठनों की या नारीवादियों की बात करूँ, तो नारीवादी कहेंगे कि लोकतंत्र पितृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक अर्थात कहीं न कहीं पुरुष वर्ग हमेशा शासन करेगा। अगर मैं यूनानी नगर राज्यों की बात करूँ, जिनका मैंने आपको उदाहरण दिया था और मैंने कहा भी कि महिलाओं को हमेशा सत्ता से दूर रखा गया। अगर मैं फ्रांसीसी क्रांति की बात करूँ, अगर मैं आधुनिक लोकतंत्र की बात करूँ, जिसका जन्म फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में हुआ, वहाँ पर भी महिलाओं को समानता के अधिकार कभी नहीं दिए गए। आपका 1789 1779 में आपकी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति हुई, जहाँ पे आपने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की कामना की। ये 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं का जन्म हुआ। पर वहाँ पर भी महिलाओं को राजनैतिक विकल्प का अधिकार मिला कब? आपकी आज़ादी से लगभग 3 साल पहले, 1944, 1944 में। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर देश, इवन ब्रिटेन ने ये अधिकार 1920 में जाकर दिया। और तो और, ये तो मैं बात कर रही थी कि लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता नहीं थी। अगर मैं रेस की बात करूँ, आपने रंग भेद की नीति के विषय में सुना होगा, जिसको हम अपार्थाइड कहते हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, तो अमेरिका में ये कानून बहुत बाद में आकर, लगभग 1965, यानी हमारी आज़ादी के भी लगभग 10-15 साल बाद जाकर वहाँ पर रंग भेद की नीति को समाप्त किया जा सका। इसके लिए बड़ी अच्छी फ़िल्म है, जिसको ऑस्कर भी मिला था, 12 इयर्स अ स्लेव, 12 साल की दास्ताँ। आप कभी इसको देखिएगा और आप देखेंगे कि किस प्रकार अमेरिका ने सर्वप्रथम खुद को लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित तो किया था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव रखी, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों की संरचना का प्रावधान रखा। बट जब हम अमेरिका में समानता की इस अवधारणा को देखते हैं, तो अमेरिका रंग भेद की नीति को 1965 में जाकर समाप्त कर पाया। वहाँ पर काले और गोरों के बीच का जो ये भेदभाव था, ये 1965 तक वहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहा था। जबकि आधुनिक संविधान अपनाने वाले अग्रणी देशों में हम अमेरिका की गिनती करते हैं। तो ये मैं बात कर रही थी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की। प्रक्रियाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रक्रियाएँ निर्धारण करेंगी कि लोकतंत्र कितना व्यापक और कितना प्रभावशाली रहेगा। मैं आपको एक छोटी-सी बात यहाँ बता दूँ कि बहुत सारे विचारक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की इस अवधारणा से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है, जैसे कि मैंने परेटो की बात की या मिशेल, मॉस्का, इनकी बात की। इन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर प्रक्रियात्मक लोकतंत्र समानता को जन्म नहीं दे सकता या समानता का निर्धारण नहीं कर सकता, समानता नहीं ला सकता, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या कैसे प्रभावशाली होगा? क्योंकि अंततः मैं उन अवसरों का कितना लाभ उठा पाऊँगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उन अवसरों तक
पहुँच पाती हूँ अथवा नहीं। जैसे कि इसका मैं एक छोटा-सा उदाहरण मैंने आपको पिछली बार भी दिया था। मुझे मतदान का अवसर दिया गया है, बट जब मैं रोज़ी-रोटी में इतना बंधी हूँ, मैंने एक फ़िल्म का ज़िक्र किया था न्यूटन। मैं एक ऐसी प्रजाति से हूँ जहाँ मैं सुबह अपने काम पर निकल गई और मैं शाम को लौटूँगी। अवकाश आपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया है या प्राइवेट एम्प्लॉइज़ या निजी संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को दिया है। बट अगर मैं एक रोज़ी-रोटी कमाने वाली लेबरर हूँ या लेबर हूँ, तो क्या मेरे इस राजनैतिक अधिकार का को आप कैसे सशक्त करेंगे या राज्य कैसे सशक्त करेगा? क्योंकि मुझे सुबह काम पर निकलना ही पड़ेगा। मेरे काम का समय 6 बजे हो सकता है और वोटिंग का समय हो सकता है 8 या 9 बजे शुरू हो। जब तक मैं काम से लौटूँगी तब तक हो सकता है वोटिंग समाप्त हो चुकी हो। तो मेरे पास राजनैतिक अवसर तो है, बट मैं उस राजनैतिक अवसर का लाभ नहीं उठा पा रही हूँ या मैं महिला हूँ और मेरा वोट किसको जाएगा इसका निर्धारण मेरे परिवार में रह रहे पुरुष पहले ही कर चुके हैं। या फिर मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ जहाँ पे सपोज़ मैं एक दलित समाज से हूँ या पिछड़े हुए वर्ग से हूँ और मेरे गाँव में मेरा वोट किसको जाएगा इसका निर्धारण प्रधान या बाकी समृद्ध वर्ग के लोग कर चुके हैं। और मैं डर के कारण अपना मत वहीं दूँगी जहाँ पर मुझे या तो कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेगा या हो सकता है क्योंकि वो मेरे रीजन से हैं, मेरे राज्य से हैं, मेरे नगर से हैं या मेरी जाति से हैं, इसके आधार पर मैं अपना वोट दूँगी डर से या अपने स्व-इच्छा से। पर ये बताता है कि प्रक्रियाएँ अगर महत्वपूर्ण हो जाएँगी या सिर्फ़ अगर हम प्रक्रियाओं पर बल देते हैं, तो वो समानता का निर्धारण नहीं करती। तो यहाँ पर एक दूसरा मत आता है जो कहता है कि हमें ये न्यूनतम लोकतंत्र नहीं चाहिए। न्यूनतम लोकतंत्र मतलब जो हमें न्यूनतम समानता देगा, सबसे कम समानता। हमें अधिकतम लोकतंत्र चाहिए, जिसे हमने कहा सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी मतलब वास्तविक प्रजातंत्र। तो आपने कहा कि हमें अधिकतावादी प्रजातंत्र चाहिए। अधिकतावादी प्रजातंत्र मतलब जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित हो। जो ये निर्धारण करे कि सिर्फ़ मतदान देने का अधिकार ही मुझे ना हो, उस दिन मेरा अवकाश भी हो, साथ ही साथ वो बूथ हर जगह लगाया जाए, मतदान बूथ, ताकि मैं आराम से जाकर अपना मत दे सकूँ। साथ ही साथ वोटिंग से पहले मेरा शिक्षण भी हो, शिक्षण अर्थात लगातार मुझे ये बताया जा सके कि मेरे प्रत्याशी कितने पढ़े-लिखे हैं, मेरे प्रत्याशी कितने समर्थ हैं, मेरे प्रत्याशियों के विरुद्ध कितने क्रिमिनल केसेज़ हैं या कितने केसेज़ हैं, जो कोर्ट में या किसी भी न्याय प्रणाली में ऑलरेडी चल रहे हैं, सब जुडिस हैं। जो मुझे ये बता पाए कि हमारे मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पर मुझे अपने प्रत्याशी का निर्धारण करना चाहिए। तो ये क्या है, हम प्रक्रियाओं पर बल ना देकर हम समानता, हम लोक कल्याण पर बल दें। मैं ऐसे व्यक्ति का चुनाव करूँ जो विकासवादी हो। मैं ऐसे सरकार का चयन करूँ जो विकासवादी हो। तो ये है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी या अधिकतावादी लोकतंत्र। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार हैं लोकतंत्र के जिनकी मैं जल्दी से चर्चा करूँगी जैसे कि शास्त्रीय लोकतंत्र या पारंपरिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है जिसमें मैंने प्लेटो की चर्चा आपसे की थी और मैंने आपको कहा था कि प्लेटो के अलावा अगर मैं यूनानी नगर राज्यों को देखूँ, तो पारंपरिक रूप से जिस तरह से लोकतंत्र का उद्भव हुआ, हम उसे पारंपरिक या शास्त्रीय लोकतंत्र की श्रेणी में रखते हैं। कुलीन तंत्र लोकतंत्र का मैंने आपसे चर्चा की जिसमें मैंने परेटो, मिशेल और मॉस्का की बात की, जहाँ पे इनका मानना है कि आप लोकतंत्र की स्थापना किसी भी प्रकार से करें, एक कुलीन वर्ग है जो धीरे-धीरे सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा और उस कुलीन तंत्र या उस कुलीन वर्ग से सत्ता को छुड़ा पाना या सत्ता को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये समृद्ध वर्ग अपना आधिपत्य आने वाले समय तक जमाए रहेगा। तीसरा प्रकार है बहुलवादी लोकतंत्र। इसमें मैं रेमंड और कार्ल मेनहाइम, रॉबर्ट डाहल की बात करूँगी। इन लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र को आप किसी भी प्रकार स्थापित करें, ये बहुलवादी हो जाता है। बहुलवादी का अर्थ है जब आप कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन, मेजॉरिटेरियन मतलब वो वर्ग जो बहुलवादी या जो ज़्यादा मात्रा में होगा, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र पर ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे कि मैं इसमें एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन या जब आप
और इस एक डैम के बनने से, ये श्रृंखला थी कई डैम्स की, और इन डैम्स के बनने से लगभग 4 राज्यों को फ़ायदा पहुँचना है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें गुजरात है, जिसमें आपका राजस्थान है, और मध्य प्रदेश में इस डैम को बनाया जाना था। बट यहाँ पर एक छोटी-सी दिक्कत ये थी कि इस डैम के बनने से वहाँ पर रह रहे जो आदिवासी समूह थे, उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। और विस्थापन की इस प्रक्रिया में उन्हें मध्य प्रदेश के इस प्रांत से, जहाँ पर नर्मदा को समेटा जाना था इस डैम की श्रृंखला में, विस्थापन करके उन्हें भेजा जा रहा था दूर-दराज़ में, क्योंकि बाकी इलाकों में ऑलरेडी बहुत जनसंख्या थी। ये बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। वहाँ पर एक क्रांति ने जन्म लिया और इन आदिवासी समूहों ने कहा कि हमारा पहला अधिकार इस ज़मीन पर होना चाहिए जहाँ पर कई जनरेशन से हम प्रवास कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का। क्या हम विकास के लिए, जिसके द्वारा लगभग 4 राज्य और इन 4 राज्यों के लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं, उन्हें बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, सिंचाई के बेहतर संसाधन मिलेंगे। क्या इतने सारे लोगों का पक्ष ज़्यादा प्रभावशाली होगा या इन छोटे से समूह का पक्ष, जहाँ पर इस आदिवासी समूह का विस्थापन तो होगा, पर उनके लिए भी विकल्प सरकार या विकल्प की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये है बहुलवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। तो रेमंड या डाहल जैसे लोग कहेंगे कि जब हम लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तो वो मेजॉरिटेरियन हो जाता है, वो बहुलवादी हो जाता है। कहीं न कहीं छोटे समूह की जो आवाज़ है, छोटे समूह का जो मत है, वो दब जाएगा, या वो सत्ता में, नीति निर्माण में अपना पक्ष उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाएगा। जैसे कि इसका एक दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ। जब हम नीति निर्माण की बात करते हैं, अभी एक और मुद्दा हमारे सामने आया था जब दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना था, या मुंबई का अगर मैं उदाहरण लूँ, ये लगातार समाचार पत्रों में था। वहाँ पर मेट्रो बनाई जानी थी, जिसके लिए जंगल का एक भाग काटा जाना था। और मेट्रो अपने आप में विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। मुंबई या बम्बई भी दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों की भांति यातायात के बेहतर संसाधनों को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। पर उस विकास के संसाधन के लिए क्या जंगलों के इस भाग को काटना ठीक होगा अथवा नहीं? तो ये है एक छोटा-सा मत जो पर्यावरण के फ़ेवर में या उसके पक्ष में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि इन जंगलों को ना काटा जाए। बट उसको काटे बिना आप मेट्रो के इस ब्रिज या इस पुल को नहीं बना सकते थे। अंततः ये मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा कि देखिए, विकास के लिए आपको ये जंगल काटना पड़ेगा, बट इसके लिए या इसके एवज़ में ये उत्तरदायित्व आपका है कि आप इसके 3 गुना पेड़ लगाएँगे कहीं और, राइट? तो बेसिकली पर्यावरण का कोई नुकसान ना होने पाए। पर अगर आप इसे लोकतंत्र की दृष्टि से देखेंगे, तो सबको अपना पक्ष रखने का अवसर तो मिला, एक चर्चा भी हुई, तार्किक चर्चा हुई, बट इस तार्किक चर्चा के बाद भी अंततः एक बहुलवादी पक्ष, जहाँ पर ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा सदस्यों का फ़ायदा हो रहा था, उस पक्ष को वरीयता दी गई, प्राथमिकता दी गई। तो ये है बहुलवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। इसके अलावा जब मैं जे.एस. मिल और मैकफरसन जैसे विचारकों को पढ़ती हूँ, तो वो एक और लोकतंत्र की बात करते हैं, सहभागी लोकतंत्र। देखिए, ये सभी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये अलग-अलग विचारकों ने अपना मत रखा है। लोकतंत्र की अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, जिनका जन्म समय-समय पर हुआ है। जब मैं सहभागी लोकतंत्र की बात करती हूँ, तो वो मूलतः प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से मेल खाता है या उसके करीब है, और सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा कहती है कि कैसे हम सहभागिता को बढ़ावा दें, यह सहभागिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति या हर नागरिक इस लोकतांत्रिक प्रणाली में विकल्प चुन पाए, या विकल्प के अवसर उसके लिए उपलब्ध हों, या ये विकल्प या सर्वोत्तम विकल्प वो का निर्धारण वो कर पाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि जब मैं मिल की बात आपसे कर रही थी, तो मैंने आपसे ये भी चर्चा की थी कि मिल तो ये भी कहते हैं कि अगर 100 में से 99 लोग एक मत पर अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बावजूद वो एक मत जो उसके विपक्ष में है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक प्रणाली में, क्योंकि वो एक मत हमें ये बताता है कि ये 99 लोगों का मत कितना प्रभावशाली है, और दूसरी बात, वो एक मत हमें इन 99 लोगों के मत को टेस्ट करने का एक मौका देता है। ठीक?
इसके अलावा एक और टर्म आप पढ़ेंगे विमर्शी लोकतंत्र। ख़ासकर जब हम रॉल्स और हेबरमास को पढ़ते हैं, तो वो विमर्शी लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं या अवधारणा की चर्चा करते हैं। विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ है कि जो विचार विमर्श पर आधारित हो, जिसमें चर्चा को स्थान दिया जाए, जिसमें इस बात को प्राथमिकता दी जाए कि तर्क कुतर्क दोनों ही, विचार-विमर्श, किस तरह हम विचारों की विविधताओं का प्रोत्साहन करें, ताकि हम एक सर्वोत्तम या सबसे बेहतर या सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय तक पहुँच सकें। जो पुनर्वितरण को या एक लोक कल्याणकारी राज्य को प्रोत्साहन दे, जो सबके कल्याण में सहायक हो। यानी कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट या आपका इंटरेस्ट, मेरा निजी हित और आपका निजी हित ना होकर सबके निजी हितों का समाहन किया जा सके, समाहित किया जा सके। तो ये था विमर्शी लोकतंत्र। एक और अवधारणा है जो मार्क्सवादी विचारधारा में खासकर आपको पढ़ने को मिलेगी, जनवादी लोकतंत्र। जब आप मार्क्सवाद को खासकर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र शासित वर्ग का होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के हित शासित वर्ग के लिए प्राथमिकता बने रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी प्रक्रियाएँ शासित वर्ग को ज़्यादा सशक्त करें। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जब मैं बात कर रही थी, तो मैंने आपको कहा कि वहाँ लोग अगर चाहें तो टर्म यानी कि प्रत्याशी की प्रविधि पूरी होने से पहले उसे वापस बुला सकते हैं, अगर वे संतुष्ट नहीं हैं उसके कार्यों से। अगर मैं भारत की बात करूँ तो क्या भारत में ऐसा संभव है? अगर हमने 5 साल के लिए अपने प्रत्याशियों को चुना है, तो 5 साल से पहले सरकार गिर सकती है अगर उसका मत न रहे लोकसभा में या विधानसभा में। पर हम चाहकर भी उन प्रत्याशियों को वापस नहीं बुला सकते। इसी तरह अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो फिक्स्ड टर्म है। 4 साल के लिए एक बार आपने प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया, आपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव कर लिया, तो उससे पहले ना तो आप सरकार बदल सकते हैं, ना अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकते हैं, ना प्रत्याशियों को बदल सकते हैं। देखिए, इन सभी के अपने-अपने लाभ और डिमेरिट्स या हानियाँ हैं। इन सभी के अपने-अपने लाभ और हानियाँ हैं, बट उसमें जाए बिना जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये विविधता है लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाओं में। तो जब मैं जनवादी लोकतंत्र की बात करती हूँ, तो मार्क्सवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा ये मानती है कि अंततः प्रक्रियाएँ लोगों को, जन-सामान्य को ज़्यादा सशक्त करें। यानी कि उत्तरदायित्व शासन करने वाले वर्ग का लगातार शासित वर्ग की ओर बना रहे। अब अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस उत्तरदायित्व को बनाए रखने का। अगर मैं भारत की बात करूँ तो विपक्ष या ऑपोज़िशन एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है इस उत्तरदायित्व को बनाए रखने का। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ या विधानसभा की बात करूँ तो लगातार प्रश्नों के माध्यम से, बजट के माध्यम से, बिल जिस तरह पास होता है, कानून जिस तरह बनते हैं, ये सारी प्रक्रियाएँ इस उत्तरदायित्व को लगातार बनाए रखती हैं। एक है आपका ई-लोकतंत्र। ई-लोकतंत्र बेसिकली बहुत ही नई अवधारणा है। ई-लोकतंत्र शब्द बेसिकली आया ई-गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि लगभग सभी चीज़ों का डिजिटाइज़ेशन हो रहा है, सभी प्रक्रियाओं का डिजिटाइज़ेशन मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आप टेक्नोलॉजी, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो अब आपके वोटिंग से लेकर, आपके चुनाव से लेकर आपका रिज़ल्ट का निर्धारण, रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट, आपका जन सुविधा केंद्र, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता खुलना, बैंक खाते का आधार के साथ लिंक्ड होना, आधार का आपके जन सुविधाओं के साथ जुड़ा होना, जन सुविधाओं का आपके आर्थिक स्टेटस के साथ जुड़ा होना, ये है ई-लोकतंत्र। ई-लोकतंत्र आजकल हम देखते हैं ना, आप अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने ट्विटर अकाउंट पर जाते हैं, आप पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ट्विटर पर जाते हैं, मिनिस्टर एचआरडी को आप टैग करते हैं। आपकी बात एक बार में कई स्तरों तक पहुँचती है। आज शासित वर्ग का हिस्सा होने के बावजूद आप कहीं ज़्यादा सशक्त हैं अपनी बात, अपनी आकांक्षाओं, अपनी अपेक्षाओं को शासित वर्ग तक पहुँचाने में, अपनी असंतुष्टियों को शासित वर्ग तक पहुँचाने में। हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे और आपकी एक और यूनिट जो जुड़ी हुई है जेंडर।
जब हम जेंडर को जोड़ते हैं, मैं जल्दी से अपनी कुछ बातों को रखूँगी। जेंडर क्या है? इसके लिए 2 बातें मैं आपको कहूँगी। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण नारीवादी विशेषज्ञ हुई हैं जिनका नाम है कमला भसीन। कमला भसीन का निधन पिछले साल हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण नारीवादी रही हैं। और एक छोटा-सा एपिसोड मैं आपको देखने के लिए कहूँगी। सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आमिर खान ने शुरू किया था और उस पूरी श्रृंखला में एक एपिसोड जेंडर पर आधारित था कि जेंडर क्या है? और इसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दूँगी कि क्या जेंडर और लिंग एक ही बात है? जेंडर लैंगिक है या सामाजिक है और राजनैतिक है? लिंग का अर्थ है पुरुष या स्त्री होना या तीसरा जिसको हम बोलते हैं आजकल यूनक या तीसरा लिंग। इसके अलावा अब ये तो वैज्ञानिक है, ये प्राकृतिक है, इसे हम बदल नहीं सकते। बट क्या पुरुष या नारी होना जन्म से निर्धारित होता है? और इस विषय में राजनीतिक शास्त्रों का या राजनीति शास्त्रों का कहना है कि जेंडर लैंगिक नहीं है, जेंडर सामाजिक है। आप लड़की हैं, तो आप किस तरह से व्यवहार करेंगी, कैसे बैठेंगी, किस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगी, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा, ये हुआ सामाजिक निर्धारण जेंडर जेंडर का या लिंग का। लिंग के सामाजिक निर्धारण के अलावा राजनैतिक निर्धारण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसकी चर्चा हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। जब मैं राजनैतिक अवधारणा के लैंगिक आधार की बात करती हूँ, तो वहाँ जेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी चर्चा उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। जिसकी आर्थिक अवधारणा सबसे ज़्यादा प्रबल है और राजनीति को प्रभावित करती है। आपकी माताएँ या महिलाएँ जो घर में काम कर रही हैं, उसको हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। मैं इस बात को और सरल शब्दों में रखूँगी। जब हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं, तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हम इस आधार पर करते हैं कि उस 1 साल में राज्य में हमने कितने उत्पादों का उत्पादन किया और कितने सर्विसेज़ का हमने उत्पादन किया। तो ये सारी सुविधाएँ और ये उत्पादन मिलकर राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं। तो किस राज्य ने कितना उत्पादन किया सर्विसेज़ का और उत्पादनों का या वस्तुओं का, ये बताता है कि उस राज्य की आय कितनी है। पर जब हम इन सर्विसेज़ के निर्धारण की बात करते हैं, उसमें टेलीफ़ोन, कस्टमर केयर सेंटर्स, हम जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सभी का सहयोग उसमें समाहित है। बट उसमें घर में होने वाले काम-काज को हम इंक्लूड नहीं करते। इसकी चर्चा हमने अपनी पिछली कक्षा में भी की थी और मैं उसी से आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसकी चर्चा बार-बार होती है, वो ये कि क्या इसे समाहित नहीं किया जाना चाहिए? यानी जब मैं आपकी माता के काम को देखती हूँ, अगर उसकी जगह मैं किसी और को हायर करूँ, तो लगभग 10 से 15,000 का ये काम महिलाएँ करती हैं। अगर मैं आर्थिक रूप से देखूँ, तो ये मेरी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात, एक बड़ा फ़ेमस डिबेट है, आपने सुना होगा दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ये सब कई बार कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जितना पैसा मेल एक्टर्स को दिया जाता है, वो फीमेल एक्टर्स को नहीं दिया जाता है। देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव है लिंग के आधार पर। हमारी फ़िल्में आज भी पुरुष प्रधान हैं। ये वो डिबेट्स हैं जो हम सुनते आए हैं, वो चर्चाएँ हैं जो आज भी राजनीति शास्त्र पर उतनी ही प्रभावशाली हैं या हावी हैं। तो ये है जेंडर का राजनैतिक स्वरूप, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जो हमारी राजनैतिक अवधारणा में समानता की एक बहुत मूलभूत डिबेट है या चर्चा है, जिस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। और इससे जुड़ी जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिस पर हम आने वाले खंडों में चर्चा करेंगे, वो है पितृसत्ता। पितृसत्ता या पैट्रियार्की, जिसमें कई विचारकों ने ये माना कि ये जो सामाजिक जेंडर पर आधारित भेदभाव की अवधारणा है, ये हमारे राज्य की नीतियों में और राज्य की सूचना में या राज्य के चरित्र में भी प्रतिबिंबित होती है। और ये अपने आप में बहुत चर्चा का भी विषय है, प्रॉब्लमैटिक भी है। प्रॉब्लमैटिक क्योंकि नारीवादियों ने और नारीवादी का अर्थ ये नहीं कि नारी, नारीवादी आप, हम, पुरुष, महिलाएँ सभी हो सकते हैं। नारीवादियों ने ये माना कि कहीं न कहीं ये राज्य को समानता की जो मूलभूत अवधारणा है, उससे परे ले जाती है। कहीं न कहीं
स्वतंत्रता से परे ले जाती है, क्योंकि हम एक वर्ग की स्वतंत्रता उससे छीन लेते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ़ संसाधनों के विषय में नहीं है, स्वतंत्रता सिर्फ़ अवसरों या विकल्पों की नहीं है। स्वतंत्रता अवसरों, विकल्पों के अलावा निर्णय लेने की शक्ति या एजेंसी के विषय में भी है। इस पर हम आने वाले अ, सेशंस में और चर्चा करेंगे। आज हमने ब्लॉक 3 या खंड 3 के यूनिट 7 और 8 चैप्टर 7 और 8 पर चर्चा की है। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दूँ, चैप्टर 7 लोकतंत्र पर था और उसमें हमने जेंडर को भी समाहित किया जो आपकी यूनिट 8 थी। हम आने वाले खंड में इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।